नमस्कार दोस्तों, इडूशाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दृष्टि एनसीईआरटी से पॉलिटी का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग एमसीक्यूज के फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो पूरा एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कि किस फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। ये कक्षा 8 से लेके कक्षा 12 तक की जितनी एनसीईआरटीज हैं सबका बृहद तरीके से इसने कलेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 8, जैसे कक्षा 8 का दिया हुआ है तो कक्षा 8 में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी से सारे प्रश्नों का इसने संकलन किया है। इसी तरीके से कक्षा 9 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसका कलेक्शन किया है और टोटल इसी तरीके से 10, 11, 12 कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी को पूरे तरीके से इसने कंप्लीट किया है। ये बहुत ही बेहतरीन है और इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी का अध्ययन कक्षा 8 की एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8 से 12 का दिया हुआ है तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद कक्षा 9, 10, 11, 12 मतलब 3 वीडियो और आएंगी और कुल 4 वीडियो में आपकी राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, आप देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। तो फर्स्ट है इसमें भारतीय संविधान। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। तो यहाँ पे जो 1 है ये गलत है क्योंकि ये जरूरी नहीं है। और सेकंड क्या है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें केवल बी आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या देख लीजिए। यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। उदाहरण देख लीजिए, जैसे चीन है, वेनेजुएला, ये सभी के पास ये लोकतांत्रिक नहीं है लेकिन इनका अपना एक संविधान है। तो कथन 1 गलत हो गया। और कथन 2 के लिए देख लीजिए। संविधान जो है उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकता है। तो ये यहाँ पे 2 सही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला इसमें 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। तो ये बिल्कुल सही है। भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे 30 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। अतः यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं इसको। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण दिया गया है। और संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। तो ये भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को उन सुविधाओं से वंचित न होना पड़े जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, तो बहुसंख्यकों की निरंकुशता और दबदबापन भी जो संविधान प्रतिबंधित करता है ताकि वे अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे के तबके के जो लोग हैं उनको भी परेशान ना कर पाएं। और भारत एक संघीय देश है तो यहाँ केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का जो है प्रावधान है। तो दोनों ही कथन सही थे यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं। सरकार के अंगों में शामिल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सरकार के अंगों में शामिल है तो इसमें कौन कौन शामिल है ये देखेंगे। तो कार्यपालिका तो शामिल ही होता है, विधायिका भी होता है और न्यायपालिका भी होता है। तो ये तीनों ही यहाँ पे शामिल हैं। तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। विधायिका में जनता द्वारा
निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देखते हैं। ठीक है, तो न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा होती है, इसलिए संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना गया है। तो ये तीनों ही सही थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे। तो देखते हैं इसको। समानता का अधिकार बिल्कुल शामिल था, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी शामिल था, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी शामिल था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी था, और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी शामिल था, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी शामिल था। तो ये सारे ही अधिकार यहाँ पे शामिल थे। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो संविधान लागू होने के समय उपयुक्त सभी अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत थे, और बाद में 44वां संशोधन जो होता है 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, तो इसका 4 हो जाएगा। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई है ये आपका हो जाएगा दिसंबर 1946 में। ठीक है, संविधान का हस्तलेखन ये किसने किया है, प्रेम बिहारी नारायण ने किया है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा, और डी का आपका 1 हो जाएगा, नहीं डी का 2 हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण, संविधान का जो हस्तलेखन किया है वो प्रेम बिहारी नारायण ने किया है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और संविधान को हस्तलिखित करने का जो कार्य है ये प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है, इसमें बताना है कि कौन सही है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। तो ये बिल्कुल सही है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो ये दोनों ही यहाँ पे कथन जो है सही है, सी है इसका आंसर, सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है, और धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा है वही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो दोनों ही कथन सही थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सही है। तो फर्स्ट है, इसमें भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पे देखिए ये भी सही है, तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देश के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने तथा धार्मिक उपदेशों की अपने अनुसार व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है। तो भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। दूसरा क्या, ये देखिए ये जो है 1 कथन जो है ये सही है बिल्कुल।
दूसरे कथन में देखते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। तो ये बिल्कुल ये भी सही है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे डी आंसर होगा। इसमें दिए गए सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, ये राज्य के कर्तव्यों के विषय में सत्य था। अब नेक्स्ट है, अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताना है। तो अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। तो इसका देखिए, इसमें देखना है असत्य। ठीक है, तो असत्य बताना है। तो ये असत्य को है। फर्स्ट जो है असत्य है कथन। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथककरण का अर्थ है राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। तो ये यहाँ पे सही है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे सही है और पहला यहाँ पे असत्य है। तो जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल 1 असत्य है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अमेरिकी संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा विधायिका को किसी भी ऐसे कानून को बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। अतः कथन जो है यहाँ पे असत्य था। और दूसरे कथन के बारे में देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। तो यहाँ पे कथन 2 हो गया सत्य। अब नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं और सत्य बताना है। तो संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है सही है, हस्तक्षेप कर सकता है। और भारत को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करता है। तो यहाँ पे ये गलत है। इसके बारे में व्याख्या देखिए, इसका आंसर जो है ए था, केवल 1 सत्य है। और इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो संविधान धर्म में हस्तक्षेप की सीमा की कसौटियां निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में युक्ति युक्त निर्बंधन का प्रावधान करता है। इसका अर्थ होता है कि राज्य जो है व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए कथन 1 सही है। और भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से सहमति व्यक्त करते हैं। इसलिए कथन जो 2 था ये असत्य था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर तर्क संगत विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन ढूंढना है। तो भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। तो ये असत्य है। पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित है। ये भी असत्य है क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया था। तो इसका व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है। अतः इसलिए कथन 1 जो है असत्य हो गया। और पंथ निरपेक्षता जो है ये शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था और इस शब्द का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो इसलिए कथन 2 हो गया। तो इसका जो आंसर था आपका, इसका आंसर हम लोगों ने देखा कि 1 और 2 दोनों ही था, दोनों ही गलत था, असत्य था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इकाई जो है संसद तथा कानूनों का निर्माण। ठीक है, तो इसमें हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, ये एक चैप्टर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा इसमें सत्य है। ठीक है,
तो फर्स्ट है सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही है। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य है, सी है इसका आंसर, सी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ होता है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है और इसी अधिकार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। तो दोनों कथन यहाँ पे सत्य थे। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन ढूंढना है। तो जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है, बिल्कुल सही है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है, सी है इसका आंसर, सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त एक समूह सरकार बनाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। तो इसमें देखते हैं कौन सा निकाय है। राज्यसभा बिल्कुल संसद के अंग है और लोकसभा भी है और राष्ट्रपति। तो ये तीन संसद के तीन अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो केवल 1, 2, 3 होगा, तो बी है इसका आंसर, बी। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं, विधानसभा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। तो फर्स्ट है इसमें भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। तो ये बिल्कुल सही है, ए इसका 1 सही है। राज्यसभा में, लोकसभा में क्रमशः 245 और 545 सदस्य होते हैं, जिसके सभापति और अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति। देखिए ये गलत है, तो इसको व्याख्या में देख लेते हैं। तो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, बिल्कुल सही था। और राज्यसभा व लोकसभा में, तो राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इन्हें वेतन या भत्ता जो भी दिया जाता है सभापति के पद हेतु दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने सदन में से ही चुनते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है। इसलिए कथन 2 जो था असत्य था। प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिनों में लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है और वही उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख को किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन बताना है। तो पहला इसमें लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पे ये सत्य है और केवल एक ही यहाँ पे सत्य है। राज्यसभा के बारे में क्या दिया है कि 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति, तो बिल्कुल गलत ही है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए कथनों में से केवल एक सत्य है, क्योंकि लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित हैं, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। देखिए जो आंग्ल भारतीय वाला है ये अब ख़त्म कर दिया गया है, अभी लेटेस्ट में इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। मनोनीत अब नहीं किया जाता है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 233 सदस्य जो हैं निर्वाचित होते हैं और 12 जो है विशेष क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये था यहाँ पे। अब आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य बताना है। तो कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। तो ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो ये भी यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अब इसके कथन सत्य, इसको देख लीजिए व्याख्या। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, राज्यसभा के बारे में बताना है। इन कथनों पे विचार करिए राज्यसभा के बारे में और असत्य बताना है। ठीक है, तो पहला है इसमें राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करता है। तो ये तो सही है बिल्कुल। सेकेंड क्या है, विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है फिर राज्यसभा में। तो देखिए ये यहाँ पे जो है असत्य है, ये असत्य है। ठीक है, गलत है। थर्ड क्या है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करता है और आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी करता है। ठीक है, तो ये सही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो ये भी यहाँ पे सही है। इसमें देखिए ढूंढना था असत्य, तो इसमें केवल 2 जो है ये असत्य है, बाकी सारे कथन सही थे। इसके बारे में देख लेते हैं व्याख्या। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जाता है, इसलिए कथन जो था 2 जो था वो गलत था। तो इसमें किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन भी करता है, बिल्कुल करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सत्य बताना है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी है इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है और न ही विघटित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। असत्य कथन कौन है देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, इसमें असत्य यही है। ए जो है असत्य है, राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, ये असत्य है। बाकी सत्य जो है देख लीजिए, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है और राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ठीक है, तो देखिए ये 2 आंग्ल भारतीयों वाला जो व्यक्ति मनोनीत करना है इसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है इस क्वेश्चन के अनुसार ए ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी ये 2 आंग्ल भारतीयों को अब लेटेस्ट में हटाया गया है। तो यहाँ पे आंसर ए ही हो जाएगा। राज्यपाल देख लीजिए इसकी व्याख्या। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है, जहाँ पे विधान परिषद है। ठीक है, तो इस तरह बनता है, इसलिए कथन 1 असत्य था और यहाँ जो डी है वो भी असत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कानूनों की समझ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य बताना है। ठीक है, तो इस फर्स्ट है, इसमें इसका अर्थ है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होगा। तो इसमें देखिए असत्य ही ढूंढना है। तो
एक जो है यहाँ पे असत्य हो जाएगा। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा और प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे 2 जो है बिल्कुल सही है, एक जो है असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। सख्ती से पदबंध कानून के शासन से संदर्भित नहीं है। तो ये जो सख्ती से है प्रयोग किया गया, इसीलिए ये गलत था। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान बिल्कुल किया गया है। तो ये सत्य इसलिए था। अब नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से संबंधित निम्न कथनों से इसमें बताना है कौन सा सत्य है। ठीक है, तो परिवार का पुरुष सदस्य घर की औरत के साथ मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और घरेलू हिंसा कानून 2005 में आया था। तो ये दोनों ही सही है, सी है इसका आंसर। इसके बारे में देख लीजिए व्याख्या। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या चोट अथवा मारपीट की धमकी देता है तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। और ये जो घरेलू हिंसा कानून है ये 2005 में आया था। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा होंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ रहती हैं या रह चुकी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 2006 में लागू हुआ था। व्याख्या देख लीजिए। घरेलू हिंसा संबंधित कानून पर सुझाव ये दिसंबर 2002 में अस्थाई समिति ने राज्यसभा को सौंपा था। तो कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया जो दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद 2006 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका के दायित्वों में निम्नलिखित कौन से बिंदु शामिल हैं? ठीक है, तो देखते हैं। विवादों का निपटारा करना बिल्कुल सही है। न्यायिक समीक्षा करना सही है, ये भी। कानून की रक्षा करना ये भी सही है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना बिल्कुल। संविधान के संरक्षक का कार्य करना, तो ये सारे ही कथन यहाँ पे सही हैं। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, तो सारे यहाँ पे सही थे। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य बताना है। तो न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, 2 राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटारे का तंत्र उपलब्ध कराती है। तो ये बिल्कुल सही है। संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। बिल्कुल दोनों ही सही है, सी है इसका आंसर। इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकारों, 2 राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, और संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। यदि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे उस हद तक या पूरे को शून्य घोषित कर सकता है जहां तक संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों या उसके नियमों का उल्लंघन कर रहा हो। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कथन सही था। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य यहाँ पे ढूंढना है। तो कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों जा सकते हैं। और सेकंड है संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। तो देखिए ये सत्य है, तो 2 यहाँ पे सही था। आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा है। तो इसकी व्याख्या देखिए। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जगह सीधे जाने का अधिकार रखता है।
इसलिए कथन एक यहाँ पे असत्य था। और अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने के अधिकार में ही स्वास्थ्य संबंधी अधिकार अंतर्निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल होने का निर्णय दिया था। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कथनों पर विचार करना है और इसमें आपको सत्य कथन बताना है। तो देखते हैं, इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुई थी, तो ये सही है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के अंदर चेंबर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। तो यहाँ ये भी सही है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इनको व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान भवन में आने से पूर्व यह संसद भवन के अंदर ही हुआ करता था और इसे 1958 में चेंबर ऑफ प्रिंसेस से स्थानांतरित करके वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की इमारत में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, तो देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, सरकार का उस पर नियंत्रण होता है। तो ये गलत है। सेकंड देख लेते हैं, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। तो ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, केवल 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए कथन एक जो था असत्य था। हमारे संविधान में न्यायपालिका जो है पूर्णतः स्वतंत्र है। उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारों की दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका संभव है। तो यहाँ पे कथन 2 तो सत्य ही था। अब नेक्स्ट है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ पे असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें असत्य कौन है। तो शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं। तो ये बिल्कुल असत्य है ये। ठीक है, नहीं ये तो बिल्कुल सही है ना। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है, शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते। तो देखिए ये गलत है, ये असत्य है। यहाँ पे केवल 2 आंसर हो जाएगा जो असत्य है। व्याख्या देख लीजिए। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं, ये सत्य है। और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाती है, साथ ही संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में कठोर कदम भी उठाती है। तो इसलिए कथन 2 जो था असत्य था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन इसमें बताना, असत्य कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट है, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए ये जो है ये सत्य है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में किया गया था, ये यहाँ पे ये असत्य है। उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में एक व एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। 4 है इसमें, पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय है, तो ये गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर असत्य पूछा है, तो असत्य के लिए 2 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो असत्य है और ये 2 और 4 है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ना, ये 1966 में हुई है। ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है और मणिपुर का इसमें पृथक उच्च न्यायालय है। तो देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं,
पंजाब और हरियाणा का सम्मिलित उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या ढूंढना है, असत्य ही ढूंढना है। तो भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो ये भी सही है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य थे, ठीक थे, सही थे, इसलिए यहाँ पे जो आंसर था डी था, न तो, क्योंकि इसमें कोई असत्य नहीं है, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य बताना है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। सत्य देखना है। स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। तो ये भी बिल्कुल सही है। पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती, तो ये गलत है, क्योंकि की जा सकती है। चूंकि यहाँ पे देखिए बी आंसर हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी, बिल्कुल सही है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को शामिल करने की मांग की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए किसी पत्र या तार को जनहित याचिका माना जाता है, ठीक है। इसलिए कथन 3 जो था यहाँ असत्य था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद भी रिहा न किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की अहम भूमिका रही है। नेक्स्ट अब देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य बताना है। तो भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है, बिल्कुल शामिल है। अनुच्छेद 21 में भोजन, स्वास्थ्य व आजीविका का अधिकार भी शामिल है, बिल्कुल शामिल है। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय न्यायपालिका जो है दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिका है और सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसने अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार के दायरे को अत्यंत व्यापक बनाया है। इसके अंतर्गत आजीविका के अधिकार को भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ दोनों ही कथन सत्य था। अब नेक्स्ट देखते हैं, फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें जो है सत्य कथन बताना है, ठीक है। तो इसमें ऐसी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे चोरी हो गया, दहेज के लिए प्रताड़ना हो गया, हत्या, ये सभी शामिल फौजदारी कानून में आता है, बिल्कुल ये सही है। इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज कराती है, ये भी यहाँ पे सही है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सजा हो सकती है, तो ये भी सही है। यहाँ पे देखिए तीनों ही सही है, ठीक है, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट अब आते हैं, दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन बताना है, ठीक है। तो इसमें जो सत्य है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है, तो ये सही है। और इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कथन सही है, सी है इसका आंसर। इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकारों के उल्लंघन से है, जिसमें जमीनी
किराए व तलाक संबंधी मामले शामिल हैं। ऐसा होने पर न्यायालय संभावित रूप से तुरंत राहत की व्यवस्था करवाता है। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय क्या है? तो संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना, ये इसका ए आंसर है। तो संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्यतः न्यायपालिका के पास ही होता है और भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13, 2, 32 और 226 न्यायिक समीक्षा से संबंधित है ये अनुच्छेद। और संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा कहा गया है। तो यदि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है जो संसद द्वारा पारित कानून है, तो संविधान जो है न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह उस कानून की न्यायिक समीक्षा कर सके और उसे उस मात्रा तक शून्य घोषित कर सके जिस मात्रा तक वह कानून का उल्लंघन करता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई थी, ये सही है। पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ये भी सही है। और भारत में जनहित याचिका लाने वाले PN भगवती थे, ये भी सही है। यहाँ पे डी गलत है। ठीक है, डी जो है वो गलत है। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय समाज का ऐसा वंचित तबका जो न्यायिक जटिलताओं के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाता था, वहां तक न्याय प्रक्रिया को पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। ठीक है, इसलिए डी यहाँ पे असत्य था। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारी आपराधिक प्रणाली। तो इन कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे क्या बताना है? सत्य बताना है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब है या वकील करने में असमर्थ है, उनको वकील मुहैया कराने का जिम्मेदारी जो है राज्य को दी गई है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य हैं, सी है इसका आंसर। यहाँ पे इसकी व्याख्या यही दी गई है। 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है और 39 क के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं या वकील करने में असमर्थ हैं, उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का बिल्कुल हक है। तो पहला यहाँ सही है। और गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। और गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार यहाँ पे प्राप्त है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और ये 4, 5 जो है ये गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1, 2, 3। और देख लेते हैं इसका व्याख्या कि क्यों गलत है। तो पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए 4 असत्य था। और 15 वर्ष से कम उम्र के बालक व किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ हेतु थाने में नहीं बुलाया जा सकता, तो ये भी इसलिए यहाँ पे असत्य था। तो यहाँ 1, 2, 3 आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बारे में बताना है कौन सा सत्य है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को DK बसु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है।
इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी या हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त सगे संबंधियों को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। ये भी यहाँ पे सही है। इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह की उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए डी आंसर होगा, सभी ही सही था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को डी.के. बसु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इनके अनुसार गिरफ्तारी या हिरासत में रखे गए व्यक्ति को अपने दोस्त सगे संबंधियों को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या दोस्त कोई भी हो सकता है कि उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत का होना अनिवार्य है। डी.के. बसु दिशा निर्देशों में उपयुक्त कथनों के साथ साथ यह बिंदु भी शामिल किया गया है कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट एवं सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। अतः यहाँ पे सभी कथन सत्य थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य बताना है। ठीक है। तो देखते हैं, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है। ये सही है। आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है। ये भी सही है। और शिकायतकर्ता को FIR की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। यहाँ पे देखिए तीनों ही कथन सही है। डी है इसका आंसर। तो किसी आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि वह अपराध सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि वह पूरे समाज के प्रति अपराध है। अतः ऐसी स्थिति में संपूर्ण जनता के हित में राज्य की ओर से मुकदमा दायर किया जा सकता है। शिकायतकर्ता को FIR की एक नकल प्राप्त करने की अधिकार कानूनी अधिकार है। अब नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर व्याख्या दिया गया है और ये सत्य इसमें बताना है। तो देखते हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। बिल्कुल सही है, दिया गया है। और किसी भी स्थिति में, सेकंड है, किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही सही है, ए है इसका आंसर। इसका व्याख्या देख लीजिए, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त है, इसलिए सही है। यही अनुच्छेद इस बात का भी प्रावधान करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है। इसलिए कथन 2 जो था असत्य था। तो अब नेक्स्ट, कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य बताना है। तो प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होता है, सही है। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, ये भी सही है। यहाँ सी आंसर हो जाएगा, सी। दोनों ही कथन सही है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता का प्रावधान करता है और इसी आलोक में दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा बी, न्यायालय करता है। तो पुलिस अपराध की जांच करती है जबकि अपराध का जो अंतिम निर्णय होता है ये न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित में कौन से कार्य शामिल हैं? ये देखते हैं इसको। तो इसमें देखिए बताना है कौन से कार्य शामिल हैं। तो अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना, गवाहों के बयान दर्ज करना व सबूत इकट्ठा करना, आरोप पत्र दाखिल करना, आरोपी को हिरासत में लेना, सभी शामिल है। इसका आंसर जो होगा 1, 2, 3, 4 सभी इसमें शामिल हैं। अब मिलान करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, मिलान करते हैं। तो पुलिस भूमिका और उसके कार्य दिए गए हैं। ठीक है, तो पुलिस का कार्य क्या है? जले हुए घरों की तस्वीरें लेना पुलिस का कार्य है। सरकारी वकील
अदालत में गवाह की जांच करना, ये सरकारी वकील का काम है। बचाव पक्ष के वकील आरोपी व्यक्ति से मिलना, ये काम है इसका। और न्यायाधीश फैसला लिखना। ठीक है, तो ये इसका मिलान हो गया। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो सी है इसका आंसर, तो ये देख लीजिए, वही दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित ही करना है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। संज्ञेय, संज्ञेय क्या होता है? पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तारी की छूट, इसका A1 से मिलेगा। निष्पक्ष क्या है? न्याय संगत व्यवहार, ये निष्पक्ष से। जीरा, जीरा का मतलब होता है पक्ष विपक्ष के वकीलों द्वारा पूछताछ करना। हिरासत डिटेंशन, पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किया जाना। तो ये A का 1, B का 2 और C का 3 ये लगा ही हुआ था, D का 4, 1 2 3 4 है, A है इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो सत्य कथन देख लेते हैं। जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चला रहा है उसे आरोपी कहा जाता है, ये सही है। संदर्भित मामले में किसी व्यक्ति ने क्या देखा, सुना या जाना उसे गवाह कहते हैं, ये भी सही है। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी पड़ती है, तो ये तीनों ही यहाँ पे सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। किसी व्यक्ति को अदालत में जब किसी संदर्भित मामले में उसने क्या देखा, कहा, सुना या जाना है, इसका बयान देने के लिए बुलाया जाता है तो उसे गवाह कहा जाता है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी होती है और यह सूचना पुलिस को लिखित या मौखिक किसी भी रूप में मिल सकती है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़। तो फर्स्ट है इसमें, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन ढूंढना है। तो हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता और न्याय की व्यवस्था के स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है, बिल्कुल सही है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की भूमिका अहम होती है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य, यही व्याख्या में भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सरकार द्वारा 2005 में मुसलमानों के विकास के आयामों की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति खेर, ये सत्य नहीं है। और ये इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति और जनजाति के समान पाया। तो ये सही है, दो यहाँ पे सही है, लेकिन जो सत्य नहीं है वो A है और केवल 1 है। ठीक है, तो 2005 में सरकार ने न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में उस स्तरीय समिति की गठन किया था और इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जांच करके बताया कि इस समुदाय की जो स्थिति है अनुसूचित जाति व जनजाति के समान ही पाई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन देख लेते हैं। पहला, इसमें संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। तो देखिए ये यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक है, हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से होता है, तो ये सही है। और हाशियाकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे जो
2, 3 है, ये सही है, बी है इसका आंसर। इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और इनको साकार करने वाले कानूनों की जो रक्षा का दायित्व है वो सिर्फ सरकार का ही नहीं है बल्कि सभी नागरिकों का भी है। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रहों और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। साथ ही हाशियाकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसको। ठीक है, चलिए सुमेलित करते हैं। कुपोषित, कुपोषित होगा ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या, यहाँ पे देखिए, जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। विस्थापित किसको कहेंगे? ऐसे लोग जिन्हें बांध खनन जैसे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जबरन उनके मूल स्थान से प्रवासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये विस्थापित हो जाएंगे। घेटोआइजेशन किसे कहेंगे? घेटोआइजेशन ऐसी बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें क्या होता है, मुख्यतः एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। इसका 4 होगा, इसका 4 हो जाएगा। और मुख्य धारा ऐसे लोगों का समूह है जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3। ये इसी की व्याख्या दी गई है, देख लीजिए। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित जो है अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। दोनों ही कथन सही है यहाँ पे। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार किसी भी दलित को शिक्षा, मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता है। और अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस अनुच्छेद का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो इसमें सत्य देखते हैं। मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। तो ये सही है। आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्राप्त होता है। ये भी सही है। आरक्षण के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां होती हैं। देखिए यहाँ पे सभी सही है, डी है इसका आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है 29 के अनुसार। ठीक है, उन्हें अनुच्छेद 30 के तहत अपनी संस्कृति व धर्म विशेष से संबंधित शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का भी अधिकार प्राप्त है। मुसलमान और पारसी दोनों ही अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, इसलिए कथन 1 जो है सत्य था। भारतीय संविधान में वंचित तबके के लोगों तक संसाधनों की पहुंच उपलब्ध कराने के क्रम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में इन समूहों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं, इसलिए कथन 2 जो है सत्य है। राज्य व केंद्र दोनों स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी व अन्य पिछड़ी जातियों के संदर्भ में अलग अलग सूचियां हैं। तो इन सूचियों के आधार पर नौकरी व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय उन्हें विशेष सुविधा मिलती है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सत्य था। अब नेक्स्ट देखते हैं किन स्थितियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 लागू होता है। तो देखते हैं
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई खाद्य पदार्थ या गंदा पदार्थ खाने या पीने हेतु विवश करने पर लागू होगा। ठीक है। और किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति के साथ उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत व्यवहार करने पर, ये भी सही है। और अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली जमीन पर किसी के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने, खेती करने या जमीन अपने नाम हस्तांतरित करने पर भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे ही सही हैं, उपयुक्त सभी। अच्छा, ये फोर्थ बचा है, इसको देख लीजिए। किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला को अपमानित करने, जोर जबरदस्ती करने या हमला करने पर, उपयुक्त डी है इसका, उपयुक्त सभी। ठीक है। व्याख्या क्या है? 1970-80 के दशक में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों ने खुद को संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाया बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के संदर्भ में अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कड़ी आवाज़ उठाई। फलस्वरूप संसद ने अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989 पारित किया। इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक व अनैतिक रूप से निर्दयनीय अपमानों को शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सत्य कथन देखना है। तो देखते हैं, 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया, ये सही है। और यह कानून जो है सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है। तो व्याख्या देख लीजिए। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थिति में काम करते हैं। इनके कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिनसे उनकी आंखें, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र सभी पर असर करता है। उनको ऐसी स्थिति से बचाने के लिए 1993 में सरकार ने ये एक्ट लागू किया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 में पारित किया गया है। यह कानून जो है सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है जन सुविधाएं। तो इसमें विचार करना है और सत्य बताना है। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी लेता है, बिल्कुल देता है। और भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाता है। ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी दी गई है और सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाता है। अब इसमें लास्ट चैप्टर है कानून और सामाजिक न्याय। तो पहला इसमें भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के कारण हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। तो दिसंबर 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी की घटना दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक में से एक थी। यूनियन कार्बाइड नामक एक अमेरिकी कारखाने के द्वारा सुरक्षा इंतजामों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया, जिसके कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगी और इस त्रासदी से 3 दिन के अंदर 8000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। जो लोग त्रासदी से बच गए वे गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। यूनियन कार्बाइड के द्वारा कारखाना तो बंद कर दिया गया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन नहीं वहीं छोड़ दिए गए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है और यह अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य बताना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, तो यह सही है। और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है, यहाँ दोनों ही कथन सत्य है।
तो भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून जो है 1986 में बनाया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का भी उल्लेख है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। तो शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता, ये सही है। संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय पर काम में नहीं लगाया जा सकता। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है और इस अधिकार के अनुसार कम मेहनताना पर काम करवाना और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार दिया गया है। साथ ही इस अनुच्छेद 23 के माध्यम से बाल श्रम को भी गैर कानूनी घोषित किया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खादानों या किसी भी खतरनाक काम से संलग्न नहीं किया जा सकता और ऐसा होने की दशा में आर्थिक दंड या जेल या फिर दोनों ही सजाओं का प्रावधान है। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके।